हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 2024 AMU मैथमेटिक्स एंट्रेंस PYQ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। कह रहा है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर A एंड B एक यूनिक इंटीजर Q एंड R सच दैट, ठीक है, कह रहा है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, और R और B के बीच में रिलेशन पूछ रखा है। ये इस तरह से आप समझें, अगर मैं 2 से 9 को डिवाइड करता हूँ, करें ज़रा, तो क्या आएगा, 4 बार जाएगा, ये 8, ये 1, तो ये जो 1 बचा ना, ये हो गया R, ठीक है, और ये है कोशेंट, ये है B और ये है A। अगर हम रिलेट कर पाएँ तो अगर R B के बराबर हो गया, मतलब इसके बराबर, तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड हमेशा हो जाएगा। तो इसलिए R हमेशा B से छोटा होगा, R इज़ ऑलवेज लेस देन B, क्योंकि अगर बराबर हुआ तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हमेशा छोटा होगा। तो फिर इस तरह से देखें तो कौन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन, हम ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर B बराबर है, R बराबर है B के, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपको ये भी मालूम होगा 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 का तो कोई उसमें मेंशन ही नहीं है, हमने जब पढ़ा होगा NCERT में क्लास 10th में, तो ये ऑप्शन इसका सही है। आई होप ये समझ आ चुका होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पाई इज इक्वल टू 22/7 इज़ क्या नंबर होगा, तो ये होगा रेशनल नंबर। 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन जब भी आपसे वो पाई की वैल्यू पूछेगा, पाई क्या होगा, तो पाई होगा इरेशनल नंबर। हम रीज़न नहीं बता सकते, आप रटिए अगर आपको नहीं पता है तो रेशनल होगा। पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई पूछ लेता तो इरेशनल हो जाता। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ABC नॉन ज़ीरो हैं, A + B + C 0 के बराबर है, तो A²/BC ये इसकी वैल्यू बतानी है। उसने कहा ABC नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं लेना है इसकी वैल्यू, तो A की वैल्यू अगर मैं -2 ले लूँ, B की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, C की भी वैल्यू मैं 1 ले लूँ और तीनों को प्लस कर दूँ तो 0 आएगा। अब मैं इसी चीज़ को इधर जो इक्वेशन है इसमें रख दूँगा, तो A कितना था, -2 का स्क्वायर 4/B है 1 इंटू C है 1 प्लस B² का मतलब 1, C है आ गया -2 प्लस C² का मतलब 1 और A भी आएगा -2, AB जब भी -2, AC तब भी -2। चलते हैं आगे। 4 -1/2 -1/2, इसको अगर मैं देखूँ 4 आधा और आधा कितना हुआ 1, तो 3 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा इसका आंसर 3 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ़ M एंड N आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट M की पावर N 32, वैल्यू बतानी है N की पावर M की पावर N। आपको पता ही होगा 2 की पावर 5 32 होता है, तो यहाँ से हमको पता चल गया N हो गया 5, M हो गया 2, और पूछा है आपसे N की पावर, तो N क्या था मेरा 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 5। पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो 5 की पावर 10, ठीक है, मतलब इसको इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं N की पावर MN, ठीक है, N की पावर NM, आगे पीछे कर तो 5 की पावर 10 इसका आंसर होगा, 5 की पावर 10। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ये सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं से कर लूँगा। 9 - 3 × 3 + 1 इज इक्वल टू X। समझ रहे हैं ना, डिवाइड होता है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके 3 ऊपर पहुंच जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 नीचे आएगा, तो इस तरह से ये हो गया। तो 9 -9 + 1 इज इक्वल टू X नेगेटिव में था ना, तो मैं उधर ले गया, पॉजिटिव में हो गया, तो कितना हुआ 9 - 9 0, X इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। सॉल्व फॉर X इफ़ 3 की पावर X + 1, इरेज कर देता हूँ उसको, 3 की पावर X + 1 प्लस 3 की पावर 2 - X इज इक्वल टू 3³ प्लस का 1, ठीक है, ये लाना है मुझको।
मतलब ये कितना हुआ 27 प्लस 1 28, 28 लेकर लाना है मुझको। तो मैं अगर इस तरफ देखूँ, ठीक है, इस तरफ यहाँ मैंने 1 प्लस कर रखा है ना, तो मुझको ऐसी वैल्यू रखनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एलिमिनेट करने की, ऑप्शन गैस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शन से हटाता हूँ मैं। तो -1 अगर रख लूँ मैं -1 की जगह, तो क्या होगा 3 की पावर -1 प्लस 1, और इधर क्या होगा 3 की पावर 2 माइनस और -1 तो +1 हो गया। तो ये तो 0 हो गया। 3 की पावर 0 कितना होगा, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 3 कितना हुआ ये 27, तो 28। इस तरह से ऑप्शन से एलिमिनेट, ऑप्शन उठाकर हम कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली मैंने ये किया। जब मैं 2 रखूँगा तब भी सेम आंसर आएगा, 28 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन x - 2y = 3 और ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन आपको पता होगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मैं करूँगा a1 कितना होगा 1, इधर देखिए इसका कोफिशिएंट अपॉन a2 कितना होगा इस वाले x का कोफिशिएंट इज़ नॉट इक्वल टू b1 क्या होगा b1 माइनस का 2 और b2 क्या होगा k। पहली बात तो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकता था, ये और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इक्वल आ रखा है। और मुझको ऐसा ऑप्शन चाहिए था जहाँ पर नॉट इक्वल मेंशन हो, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा k ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में और ये इधर चला गया, k इज़ नॉट इक्वल टू -6। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ये, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है द पेयर ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन 5x/5 माइनस, कह रहा है एक पेयर ऑफ इक्वेशन के 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 2 के बराबर है, और 6x - 1 माइनस 3/y - 2 1 के बराबर है। तो मॉड x - 1 की वैल्यू बतानी है। अगर x - 1 मैं कहूँ तो इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने मॉड लगा दिया तो इस मॉड का मतलब हुआ कि आंसर चाहे अंदर नेगेटिव हो पर उसको पॉजिटिव में ही लिखना होगा हमको जब मॉड हटनेगा, ठीक है। तो मॉड का मतलब है जो मॉडुलस कहते हैं इसको, जो नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे, और पॉजिटिव तो पहले से पॉजिटिव होता ही है। अच्छा, तो मैं इसको रेस करता हूँ। मुझको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और सारी पॉजिटिव हैं, तो इससे कोई उसमें सोचने की अलग से बात नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो x - 1 और y - 2, x - 1 y - 2, मैं एक काम करता हूँ x - 1 और y - 2 की जगह कोई वैल्यू रखता हूँ। अगर x - 1 की जगह मैं x - 1 की जगह 3 रखूँ प्लस y - 2 की जगह भी मैं 3 रखूँ तो कितना आएगा मेरा 5 और 1 6/3 मतलब 2। और मैं इस तरफ अगर चेक करूँ 6/3 माइनस का 3/3 तो कितना हुआ ये हुआ 2 माइनस का 1 तो 1। तो यहाँ भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब x - 1 कितना हुआ मेरा 3 और y - 2 कितना हुआ मेरा ये भी 3। तो x = कितना आएगा यहाँ से 4 और y = कितना आएगा 5। x - y करना था 4 माइनस का 5 -1 और ये जब मॉडुलस खुलेगा तो 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने दिमाग लगाया कि x - 1 और y - 1 की जगह क्या रखूं कि 2 आ जाए मेरा यहाँ पर 2 आ जाए मेरा सम कर, और इधर मेरा 1 आ जाए। तो मैंने ये दिमाग लगा कर लिया। तो ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट। याद रखिएगा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना तो वैल्यू पुट कर आप करेंगे तभी जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है नईम और राजन प्ले इन द सेम सॉकर टीम। लास्ट संडे राजन स्कोर 3 मोर गोल्स। कह रहा है 3 मोर गोल्स स्कोर किए हैं राजन ने लास्ट संडे में। 3 मोर स्कोर गोल्स किससे नईम से ज़्यादा, और दोनों ने मिलाकर कितने स्कोर किए हैं लेस देन 9 गोल्स। तो मैं अगर इसको करूं आखिरी संडे राजन ने कितने नईम से कितने स्कोर गोल 3 गोल्स ज़्यादा किए थे, और दोनों अगर मिलकर गोल करते हैं नईम प्लस राजन तो 9 से कम स्कोर करते हैं गोल, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ राजन की जगह नईम प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ नईम प्लस 3 लेस देन 9, 2 नईम लेस देन ये 3 माइनस में चला जाएगा उधर, तो ये कितना बचेगा 6
नईम लेस देन 3, तो नईम 3 से कम ही स्कोर कराएगा गोल। तो नईम कितना स्कोर कर सकता है? ये रहा नईम और ये रहा राजन। तो नईम ने अगर फॉर एग्जांपल स्कोर किया 0 तो राजन करेगा 3। नईम ने फॉर एग्जांपल स्कोर किया 1 तो राजन करेगा 4। नईम ने फॉर एग्जांपल स्कोर किया 2 तो राजन करेगा 5। ठीक है जी। नईम ने अगर स्कोर किया 3 तो राजन करेगा 6। नईम ने अगर स्कोर किया 4 तो राजन करेगा 5। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन दे दी थी नईम, ये गलत हुआ, तो ये स्कोर करेगा 7। और नईम ने अगर स्कोर किया 5 तो ये स्कोर करेगा 8। और नईम ने अगर स्कोर किया 6 तो ये स्कोर करेगा 9। अब आप एक बात सोचें, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसको एलिमिनेट करेंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर 15 हो रहा है। मुझे 9 से कम ही रखना था, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये वाला हो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बचे। लेकिन अगर मैं चेक करूं, अगर मैं राजन को और चेक करूं, राजन कितने स्कोर कर सकता है, ठीक है, तो नईम तो 3 से कम ही करेगा, 3 से कम ही करेगा नईम। तो 3 से कम तो 3 भी नहीं कर सकता नईम, तो नईम सिर्फ 0 कर सकता है, 1 कर सकता है, 2। तो उसके रेस्पेक्ट में राजन कितने कर सकता है? 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसने पूछा था आपसे राजन का स्कोर, तो 3, 4 या 5, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ़ एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 है और एक्स और वाई 0 के बराबर नहीं है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मुझको निकालना है। तो एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अगर -1 के बराबर है, एक्स अपॉन वाई, अब मैं एलसीएम लूँगा, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई किसके बराबर आएगा? 0 के। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ तोड़कर? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तोड़कर, एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई। तो ये तो मुझको पता ही है, ये 0 मैंने इधर आ रखा है मेरा, तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी 0 आ जाएगा। और याद रखिएगा, जनरली एक बात होती है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर मेजॉरिटी केसेस में 0 होता है, हमेशा ज़्यादातर 0 आता है। 95% या 99 कहना चाहिए मुझे, 99% में आंसर 0 आता है। इफ़ एक्स प्लस 2a इज़ ए फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2a प्लस 3, तो a की वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए, कभी भी फैक्टर दिया हो, कभी भी फैक्टर दिया हो तो उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 2a। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो -2a की पावर 5 कितना होगा? माइनस का 32, a की पावर 5 32 होगा, a की पावर 5, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर इंटू -8a क्यूब, ठीक है, ये कितना हुआ? ये भी माइनस का 32 a की पावर 5। मैं बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की जगह -2a रख रहा हूँ, माइनस का 4a प्लस का 2a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये तो ख़त्म हुआ, कैंसिल हुआ। -4a प्लस 2a कितना होगा? माइनस का 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2, कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू 3/2 आया इसका आंसर। a इज इक्वल टू कितना आया? 3/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई SN इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो nth टर्म बताना है। कभी भी मुझको nth टर्म लिखना हो, AP का क्या होता है फॉर्मूला? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मुझको अगर a पता चल जाए, d पता चल जाए, तो nth टर्म में लिख दूंगा, क्योंकि n के टर्म्स में दे रखा है ना, आंसर n के टर्म्स में है। अच्छा, अब मैं करना शुरू करता हूँ। अगर मैं n की जगह 1 रखूँगा तो क्या आएगा? एच वन कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 तो 5 प्लस 3 इंटू 1 3, H1 आया 8। H2 अगर मैं निकालूँ, H2 कितना आएगा?
एन की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो ये हुआ 26। अब यहाँ पर एक बात समझना कि ये S1 S2 इसी तरीके से S3 आएगा, पर मुझे इन्हीं दोनों से मेरा काम हो जाएगा। S1 कितना है मेरा 8, S2 कितना है 26। S1 का मतलब क्या है पहले टर्म का सम, और S2 का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का सम। यहाँ पर ये टेक्निकल चीज़ है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म को जोड़ेंगे तब से 2 टर्म का सम आएगा। तो 26 क्या है, पहला टर्म और दूसरा टर्म जुड़कर आया, तो पहला टर्म तो 8 है, तो इसका मतलब दूसरा टर्म कितना होगा 18 है, तभी तो 26 आया जुड़कर। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, फर्स्ट टर्म हो गया 8 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 18 माइनस 8 10। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 8 प्लस n माइनस 1 डी आया 10 आएगा 8 प्लस 10n माइनस का 10। मुझे तो सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप यहाँ से ही देख कर पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 10n माइनस का 2, 10n माइनस का 2। इस तरह से हम AP के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर सम को रिकॉल करना चाहें, सम क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P की x एक्सिस से 5 यूनिट है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करता है x एक्सिस के। तो पॉइंट P बताओ, मैं बना देता हूँ। ये कह रहा है ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से, तो ये है x एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो फुट होगा उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जहाँ पर परपेंडिकुलर होगी वो लाइन, वो निगेटिव डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब वो यहाँ पर कहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब x मेरा कोई फिक्स नहीं है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस -5 है, मतलब 5 यूनिट है, तो मेरा फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लिया, दूसरा मैंने ये लिया, तो देखें y पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, y नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो y ऑर्डिनेट प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किस रेशो में लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये वाला और ये। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना और इक्वेशन दे रखी हो, जैसे ये दे रखी है, तो आप करें क्या, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ आपको। ये जो पॉइंट है ना, इस इक्वेशन में रख दें, ऊपर रखें ज़रा, क्या आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस का 2 कितना आया 4 माइनस का 2 कितना आया 2, ठीक है। अब ये वाला ये पॉइंट है, ये रखेंगे इस इक्वेशन में, कितना आएगा दोबारा रखें, ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, मैं x की जगह 8 माइनस 9 माइनस का 2 कितना आया माइनस का 3। तो ये रेशो कभी भी निकालेंगे तो ये न्यूमरेटर बनेगा और ये डिनोमिनेटर बनेगा, तो 2 अपॉन माइनस का 3, माइनस को छोड़ दीजिए, तो 2:3, 2:3 इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, जो मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसको इक्वेशन में सेटिस्फाई कराऊंगा। अगर जो पहले दे रखा है वो न्यूमरेटर में आएगा, जो नीचे दे रखा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और इस तरह से हम रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। हमेशा इस मेथड को अप्लाई करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। L1 L2 और L2 क्या है, पैरेलल हैं, तो x प्लस वाई की w प्लस जेड के टर्म्स में वैल्यू बताएं, ठीक है। एक बात समझें, ये और ये पैरेलल है ना, इसका मतलब क्या हुआ, w प्लस का x कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा ना। समझ रहे हैं ना, जब ट्रांसवर्सल होता है और वो लाइन जा रही होती है एक, तो ये वाले एंगल 180 डिग्री के होते हैं इनका सम। अच्छा, यहाँ से अगर मैं x निकालूँ कितना होगा 180 माइनस का w, और देखें ये पैरेलल ही है, पैरेलल है ना दोनों लाइन, तो z और y इक्वल होंगे, y इज इक्वल टू क्या होगा z। तो मुझसे यही पूछा था उसने, x प्लस वाई बताना है, हाँ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना होगा, x की वैल्यू कितनी है 180 माइनस का w प्लस का y करेंगे ना, y की वैल्यू z दे रखी है, तो 180 माइनस का w प्लस का z इसका आंसर होगा।
180 माइनस का W प्लस का Z, इस तरह से हम इसको टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमको टाइम बचाना है, वहाँ सोचना नहीं है ना सॉल्व करना कि कैसे होगा, ये वाला थ्योरम लगा वो वाला थ्योरम लगा, नहीं, हमको कुछ नहीं लिखना दिमाग में, वो सॉल्व कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो एक बात बताएं, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा, ये मैं ऐसे करूँ, ये कितना, आप बताइए कितना होगा? 360 होगा ना, क्योंकि ये कितना होता है, ये होता है 180, डबल किया मैंने, सर्कल बना दिया, 360 होता है। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूँ 360 होता है ना, उसने क्या रखा है पहले से ही स्क्वायर है, तो अंदर ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का एंगल कितना होता है, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये है पेंटागन और ये भी पेंटागन। तो कभी भी एक जो पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, सम कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180, ये इंटरनल एंगल्स का सम होता है। अब मुझको एक एंगल का सम निकालना हो तो टोटल से डिवाइड कर देते हैं, मतलब n। अब पेंटागन है तो 5 होगा इसमें, तो 5 माइनस का 2 इंटू 180 अपॉन 5, ये डिवाइड किया मैंने, कितना आया 36। सॉल्व करूँगा 3 इंटू 36 कितना होगा, 108, मतलब ये वाला एंगल 108 होगा और ये वाला एंगल भी 108 ही होगा। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इन सबको मिलाकर कितना होगा, 360, मतलब मैं लिखूँ x प्लस का 90 प्लस का 108 प्लस का 108, ये 360 के बराबर है। अब x निकालना यहाँ से बहुत आसान है, मैं अगर कैलकुलेट करूँ कितना होगा, 360 माइनस 216 और 90 कितना होगा, 306। अब माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 54 डिग्री आएगा इसका आंसर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 54 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सॉल्व। बस पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमको, तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं पॉलीगॉन का सम, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इफ इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, बी ओ ए इज इट्स डायमीटर और टेंजेंट है पॉइंट पी पर, तो बी ए, ठीक है, पी पी ओ, ये बताना है मुझको। तो यहाँ पर मुझे कुछ थ्योरम जानने की ज़रूरत है, सर्कल में जो थ्योरम्स होते हैं। सर्कल ले लेता हूँ मैं, ये एक सर्कल और लिया मैंने, और ये एक सर्कल और लिया, ठीक है। मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताता हूँ, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से कोई चीज़ लाइन टच होकर जाती है उसको कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। अंदर कुछ टच करता है उसको कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। अब कॉर्ड ने जहाँ पर ये कॉर्ड मिल गई, इसको कहते हैं आर्क, ये जो मैंने बनाया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ दोबारा, ये टेंजेंट है, सॉरी ये कॉर्ड है, और ये क्या होगी, इसको कहेंगे आर्क। और ये जो कॉर्ड ने इसको डिवाइड किया है, तो ये होगा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये होगा माइनर सेगमेंट। इस तरह से कुछ बेसिक बातें आपको समझने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो कभी भी याद रखिएगा, ये है हमारी टेंजेंट, और सर्कल के सेंटर से मैंने इस पर टच किया, सिर्फ टच किया, तो जहाँ भी टेंजेंट पर टच करते हैं तो वो 90 डिग्री बनता है, एक बात, ठीक है। नंबर दूसरी बात क्या है कि ये एक, मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ, ये कॉर्ड के लिए, कॉर्ड अगर कहेंगे तो ये कॉर्ड हो गई, कॉर्ड के पॉइंट से, कॉर्ड के एक्सट्रीम पॉइंट से, या फिर जो सेगमेंट वाली ये जो कॉर्ड है, या आर्क लेंथ कह सकता हूँ मैं, वहाँ से अगर मैं सेंटर पर कोई एंगल बनाऊँगा, ठीक है, और एक एंगल में बनाऊँगा इस तरफ, तो एक बात हमको याद रखनी है हमेशा, यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, मैं बना देता हूँ, यहाँ पर अगर एंगल थीटा बनेगा तो यहाँ पर 2 थीटा बनेगा, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा बनेगा। कब, जब हम सेगमेंट के एक पॉइंट से, मतलब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ से कोई सेंटर पे टच करते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो उस एंगल का डबल होगा जो यहाँ पर बनेगा, जो सर्कल के किसी पॉइंट पर बनेगा। ये एक थ्योरम है। अच्छा, एक थ्योरम और बताता हूँ आपको, ये रही, मैं कह दूँ कॉर्ड कह दूँ या कह दूँ
आर्क लेंथ के पॉइंट से या फिर सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं एक्सट्रीम पॉइंट, वहाँ से मैं सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब किसी भी पॉइंट पर टच करूँगा, मतलब एंगल्स बनाऊँगा। ये बनाया, ये बनाया, ये सब एंगल्स बराबर होंगे। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब एक थ्योरम और बताना है मुझको, 2 थ्योरम और बताने हैं, सॉरी। ठीक है, अगला थ्योरम है, अब आप एक बात सोचें, सॉरी, अब आप एक बात सोचें, अगर इसको मैं इसको यहाँ कर दूँ, यहाँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूँ, ये सेंटर है, ठीक है, तो मैं देखूँ यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 180 का बन रहा है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ये आधा होगा ना, 90 डिग्री। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी डायमीटर वाली जो कॉर्ड है, डायमीटर तो एक कॉर्ड ही है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की, तो उसके एक्सट्रीम से मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टच करता हूँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है उनके बीच में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इतना ही याद रखते हैं, या एक और यहीं के यहीं बता देता हूँ मैं, इरेज कर कर यहाँ पर, जी मैंने लिया, यहाँ मैं बता देता हूँ एक और थ्योरम। ये एक टेंजेंट जा रही है सर्कल पर, ये, ठीक है, और सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉर्ड बना दी, तो इसने टेंजेंट को इस पॉइंट पर टच किया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए थीटा बना, तो ये सेगमेंट है ना एक, ये इसके अंदर ये क्या है, ये सेगमेंट है, ठीक है, तो इधर मैंने ये दूसरा सेगमेंट हो गया, तो यहाँ पर जो एंगल बना है थीटा, तो ये जो दूसरी सेगमेंट है अल्टरनेट, यहाँ पर एंगल सेम बनेगा, मतलब ये एंगल सेम होंगे। इन्हीं थ्योरम का यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन में, तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं जी, हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या होगा, ये एंगल मेरा कितना 30 का, ये देखिए, ये डायमीटर से होकर गुजर रहा है ना, तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, ये अभी बताया था ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये कितने का होगा, ये 90 और ये 30, ये 30, ये 90, 120, तो ये होगा 60 का एंगल बनेगा, और ये 180 है, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 120 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात मैंने अभी आपको बताई थी, अल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम बताई थी, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर मैंने कोई किसी कॉर्ड को टच किया, ठीक है, ये, तो अल्टरनेट सेगमेंट में कितनी 30 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, ये 30 होगा, ये 30 है, और ये कितना, ये है 120, तो 30 120 कितना होगा, 150, तो 18, ये ट्राइंगल 180 का होगा ना, तो तीनों एंगल का सम, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इस पर टिक लगा देंगे। फिगर थोड़ा सा अजीब सा है, तो इस वजह से मैं सही से नहीं रिप्रेजेंट कर पाया हूँ, पर 30 डिग्री इसका आंसर होगा। इस तरह से कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है, तो उतना मैंने समझा दिया, क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करना है हमको, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं। कह रहा है एक सेमी सर्कल है जिसकी डायमीटर 2 यूनिट है, और एक सर्कल है उसके अंदर जो बन रहा है, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो सर्कल, अगर मैक्सिमम देखूँगा, ये कितना होगा इसका रेडियस, ये 1 होगा ना, ठीक है, रेडियस कितना होगा इसका, 1 होगा, बड़े वाले सेमी सर्कल जो दे रखा है, उसका रेडियस अगर 1 होगा, तो ये क्या है, ये भी तो रेडियस है ना, तो ये भी 1 होगा। अगर इसका आधा कर दें, मतलब छोटा वाला सर्कल की रेडियस पूछ रहा है ना, वो इसका आधा कर दें तो 0.5 होगा, मतलब रेडियस हमेशा 0.5 से छोटा होगा। अब मैं ऑप्शन से एलिमिनेट करना शुरू करता हूँ। ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, माइनस का 10√2 माइनस का, तो माइनस में आएगा ये, तो ये हो नहीं सकता, इसको हटाते हैं। अगर मैं इसको देखूँ, √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 प्लस का 1 कितना हुआ, 2.414 अपॉन 2 करूँगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मेरा आंसर 0.2 से छोटा, 0.5 से छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना आएगा, 1.414, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूँ 1.414 रूट की वैल्यू माइनस 0.5 अगर करूँगा मैं, तो 0.9 समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा आंसर 0.5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ये कर सकता हूँ। और इससे मैं अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 1.414 माइनस का 1
तो आएगा 0.414। तो उसने कहा था 0.5 से कम होना चाहिए और ये 0.5 से कम है, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आवर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 मीटर लॉन्ग और एरिया स्वेप्ट बाई इट बिटवीन 11:20 से लेकर 11:55 तक क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। आपको मालूम होगा सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझको आर दे, उसने आर दे रखा है, ठीक है, आवर एंड दे रखा है उसने, इतना बड़ा होगा, मतलब ये दे रखा है आवर एंड। तो मुझको निकालना है सिर्फ इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा कैसे निकालूंगा मैं, ये देखिए दोनों में डिफरेंस कितना, 35 मिनट्स का। ठीक है, अच्छा 12 आवर्स में देखें कितने मिनट्स होते हैं, 12 × 60 मतलब 720। 12 घंटे में ये देखिए सुइयाँ यहाँ पर है, ये चलकर ये आएगी, मतलब 360 का एंगल बनाएगी। तो 720 मिनट्स 360 डिग्री, इसका मतलब 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/720 मतलब 0.5। तो 35 मिनट में 0.5 × 35 ये एंगल बनाएगी। तो मैं थीटा की जगह ये रख सकता हूँ 0.5 × 35। थीटा की जगह मैं रख दूँ 0.5 35/360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह 6 का स्क्वायर 36 से ये 36 गया, डबल 0 बचे नीचे, 7 से ये गया 5 बार गया, 5 25 ये 4 बार गया 100। ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5.5 इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को, सम उनके एरियाज़ का 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस उनके बीच का सेंटर का 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियाई बतानी है उन सर्कल की। अगर मैं डिस्टेंस देखूँ दोनों के बीच का, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ये सब 6 है, ये सब 6 यूनिट है, तो ये नहीं हो सकता, मतलब इसमें से पता नहीं लग पाया हमको। अच्छा अगर मैं एरिया की बात करूँ तो क्या होगा, C1 का एरिया प्लस C2 का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, R2 स्क्वायर। अब मैं एक बात देखूँ, 16 पाई दे रखा है, मतलब पाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करना है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 116 आना चाहिए। तो मैं ऑप्शन से उठाकर कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 का स्क्वायर 121। ये नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा हो गया। इन दोनों को देखूँ क्या हुआ, 9 प्लस का 81 स्क्वायर करके नहीं हो सकता। इसको देखूँगा तो 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, तो 116 ये हो सकता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाला देखूँगा तो ये भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये करेक्ट आंसर ये होगा। ऐसे मैं ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकता हूँ। 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, तो 116, और पाई तो है ही, तो पाई 116 पाई। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, उसने चेक कर रहा है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्वेश्चन को लेकर समझ कितनी है। कह रहा है कि वॉल्यूम क्यूब का रेशो बताना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब टू डेट ऑफ मैक्सिमम साइज स्फीयर विच कैन। ठीक है, एग्जैक्टली एक क्यूब है, मैं क्यूब बना देता हूँ, रफ क्यूब बनाता हूँ थोड़ा सा। ये क्यूब है, इसकी साइड फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए है। ठीक है, अब कह रहा है एक स्फीयर जो इस वॉल्यूम के इसके अंदर आ सकता है। मेरे पास स्फीयर है क्या, स्फीयर नहीं, लेकिन सर्कल मैं ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मतलब ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैं ऐसे करके ले लेता हूँ, जो आ सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है इसका, अगर मैक्सिमम मैं देखूँ, ये भी तो ये भी तो ए होगा ना, तो ये पूरा ए होगा, मतलब डायमीटर ए होगा, डायमीटर ए होगा, तो रेडियस कितनी होगी a/2। तो मुझे वॉल्यूम बताना है दोनों का, तो वॉल्यूम का रेशो लूँगा मैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब रेशो। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है मेरा, a/2। इसका क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, a³ / 8। ठीक है, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ये कितनी बार गया, 2 बार। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, तो 1 पाई/6। 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया, रेशो पाई यहाँ हुआ। ठीक है, 6 पाई, ये इसका आंसर होगा करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी हमको दिमाग लगा कर करना था, अंडरस्टैंडिंग
अपनी दिखानी थी। कह रहा है एरिया 3 एडजेसेंट फेसेस का क्यूबॉइड का एक्स वाई जी होगा रेस्पेक्टिवली, तो वॉल्यूम बताओ क्यूबॉइड का। अब बच्चे क्या करेंगे, एक्स वाई जी दे रखा है, एक्स इंटू वाई इंटू जी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके इस पर टिक लगा देंगे, लेकिन ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि उसने आपको एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है मतलब इसका क्या हुआ, एक्स क्या होगा, एक्स होगा मेरा एल इंटू बी, वाई क्या होगा ब्रीथ इंटू हाइट, जेड क्या होगा एच इंटू एल। एडजेसेंट फेसेस का दे रखा उसने एरिया, ये एरिया था एडजेसेंट फेसेस का। अगर मैं बनाऊँ, ये रफ फिगर बना रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रीथ अगर मैं करूँगा तो एक्स आएगा, ब्रीथ इंटू हाइट करूँगा तो वाई आएगा, हाइट इंटू लेंथ करूँगा तो जेड आएगा। तो उसने आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूँ क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स वाई जी, एल बी एच वहाँ रूट लगेगा दूसरी साइड में, एक्स वाई जी रूट के अंदर। एक्स वाई जी अगर रूट के अंदर है तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये क्या है, ये वॉल्यूम हुआ ना एल इंटू बी इंटू एच, तो रूट में एक्स वाई जी इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बेस रेडियस कोन का 20% बढ़ाया जाए, स्लैंट हाइट डबल कर दी जाए, तो उसके कर्व सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस आएगा। कर्व सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं किसका, कोन का, तो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया था पाई आर एल। तो मुझे रेशो बताना है ना एरिया का, कितना चेंज आया है एरिया में। तो पाई तो मेरा कांस्टेंट रहता है, तो पाई को हटा देंगे। ठीक है, पाई को हटा दें तो पाई आर एल होता है, पाई को मैंने हटा दिया तो क्या बचा, आर और एल बचा। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने रेडियस, यहाँ लिखा लेंथ। ठीक है, तो रेडियस कितना हुआ 20% बढ़ गया, तो 100 से लेकर कितना हो गया 120, और स्लैंट हाइट कितनी है, डबल हो गई है मेरी, तो ये 1 थी ये 2 हो गई है। एरिया अगर मैं निकालूँ, एरिया कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 240, तो 140 बढ़ गया ना 100 पर, तो 140% का इंक्रीमेंट हुआ। पाई की मुझको ज़रूरत नहीं थी तो मैंने पाई नहीं लगाई। समझ रहे हैं ना, इस तरह से कर सकते हैं, मतलब 20% बढ़ाना था मुझको, रेडियस को 20% बढ़ा दिया मैंने, 100 पर 20% कितना हुआ 20, तो 100 प्लस 20 120, ये डबल कर दिया। आर इंटू एल होगा ना एरिया, क्योंकि पाई आर एल होता है, पाई तो है ही नहीं, तो आर इंटू एल, तो आर इंटू एल किया ये 100, आर इंटू एल किया ये 140, तो इस तरह से 240, तो इस तरह से 140% एरिया इंक्रीज़ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर नहीं आपको फॉर्मूला भी पता तब भी जल्दी से कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब अगर कर दें तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3ab और a प्लस बी। अब एक बात ये बताएं, ये कितना होगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये तो हटा दीजिए। अब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो पूछा था। ये किसके बराबर है, इसके बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 का क्यूब 1, तो इसका आंसर ये लगा सकते हैं हम। समझ में आ रहा है ना। मुझसे उसने क्या पूछा है, ये मैंने सॉल्व कर लिया तो ये बचा मेरा इतना। मुझसे उसने ये पूछा है, मुझसे उसने पूछा है ये पूछा उसने मुझसे। ठीक है, ये पूछा उसने साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूछ रखा है ना। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का क्यूब कितना हुआ 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए था। इधर देख लें हम, क्या दे रखा उसने, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के, ये देखिए, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 0 होगा। अगर मैं कोसेक को चेंज करूंगा इसमें तो क्या आएगा, 25 डिग्री माइनस का थीटा, और माइनस सेक 25 डिग्री माइनस का थीटा पहले से ही है, तो ये 0 का आ जाएगा कट कर। कैसे किया मैंने बता देता हूँ। मैंने इस तरह से किया कि मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक नाइन्टी माइनस 65 90 माइनस
25 माइनस का थीटा। इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ। अब इसको जब खोल दूंगा मैं तो ये आ जाएगा लौट कर, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे, कोसेक 90 क्या होगा, सेक। अब माइनस कर रहे हैं ना तो 25 माइनस थीटा आ गया। इस तरह से ये और ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो आंसर इसका ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 25 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का इक्वल है एंगल ऑफ डिप्रेशन के फुट ऑफ द टावर। हाइट बचानी है टावर की, मैं बना लेता हूँ उसको। ये मेरा 25 मीटर है, ठीक है। ये रहा मेरा टावर। इधर से अगर मैं देखूँ तो ये भी 25 मीटर होगा। ये हाइट है h, ठीक है। उसने आपसे हाइट ही पूछी है टावर की। टावर ये खड़ा हुआ है, ये पूरा टावर है, ठीक है। ये अच्छा कह रहा है टॉप से, क्लिफ के टॉप से। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, इक्वल है किसके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में निकालूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, ये है थीटा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आ गया। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा टॉप के लिए, और बॉटम का डिप्रेशन अगर मैं देखूँ तो ये होगा। तो ये भी दोनों बराबर दे दिए ना उन्होंने, दोनों बराबर दे दिए। तो एक बात समझें आप, थीटा के सामने कितना है 25, तो इधर थीटा के सामने कितना होगा, ये भी 25 होगा। तो ये 25 प्लस ये 25 कितना होगा, 50 मीटर होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बार चार्ट कंस्ट्रक्टेड इन विच एरिया ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच ग्रुप इज नोन एज। इसमें तो कुछ ट्रिक काम नहीं आएगी, सीधे इसका हिस्टोग्राम हमको आंसर लगाना है। इसका आंसर हिस्टोग्राम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इज प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ऑफ द डाइस शोज टू व्हेन द सम ऑफ देयर फेस वैल्यू इज 6। इस क्वेश्चन को करना है हमको। तो कैसे करेंगे, कह रहा है कि फेस वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो 6 कब आ सकता है, 1,5, 2,4, 3,3, चलो 3,3, 4,2, 5,1। ये टोटल आउटकम हो सकते हैं। और उसने कहा सिर्फ एक पर 2 आना चाहिए, एक डाइस पर। तो मैं टोटल लिख लूँ कितने होंगे, 6। उसने कहा सिर्फ 2 आना चाहिए एक पर, दोनों में से एक डाइस पर। तो एक तो ये होगा केस और एक केस ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये 2 है, उसके अलावा कोई केस नहीं है। तो ये मेरा 2/6 मतलब 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या गलत किया मैंने, प्रोबेबिलिटी इधर समझते। फेस वैल्यू कितना है, 6, 1 2 3 4 5 है, सॉरी 2/5 आएगा। ये 5 होगा, टोटल 5 है, 2/5 इसका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन तो ज़्यादातर आसानी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ऑल द कार्ड्स ऑफ एसेज एंड किंग्स आर रिमूव फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से एसेज और किंग मुझे हटाने हैं। तो एस मेरे 4 हो गए और किंग भी मेरे 4 हो गए, तो 8 हो गए टोटल। 52 में से मैंने 8 हटाए तो कितना बचा, 44। तो टोटल आउटकम मेरे 44 होंगे। अब मैं देखूंगा नीचे मेरा 13 तो कभी नहीं आ पाएगा 44 से, या तो ये होगा या फिर ये होगा। 11 आएगा नीचे। उसने कहा एक कार्ड रैंडमली निकाला गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। फेस कार्ड आएगा। तो फेस कार्ड में क्या क्या होता है, फेस कार्ड में या तो जोकर होता है, या क्वीन होती है, या किंग होता है। तो मुझको पता है किंग तो मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो ये 4 और ये 4 कितने हुए, 8। तो इस तरह से मैं करूँगा, 4 से डिवाइड किया 2 बार, 4 से डिवाइड किया 11 बार, तो 2/11 ये इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, कह रहा है मीन मार्क्स दे रखे हैं 100 में से बॉयज़ के और गर्ल्स के एग्जामिनेशन में 70 और 73। मीन मार्क्स उन सारे स्टूडेंट का 71 है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताना है। कभी भी ऐसा हो तो आप एलिगेशन लगाकर यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ दे रखा है उसने बॉयज़, ये दे रखा है गर्ल्स। तो बॉयज़ के कितने हैं 70 और गर्ल्स के कितने हैं 73। टोटल बीच में लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। 71 में से मैंने 70 माइनस किए 1 बचा, 73 में से 72 माइनस किए कितना बचा 2। तो 2:1 आएगा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो। बॉयज़ टू द गर्ल्स रेशो कितना आएगा, 2:1। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इस वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।